Hello everyone, welcome you all in my next video lecture, and in this video lecture we are going to discuss about the second formula of calculation of a national income, that is by income method. Okay, I hope so that you have seen my previous video lecture in which we have discussed in detail about the value added method. Okay, so in this video lecture we are going to discuss about the income method. Okay, so in income method, you should know the first of all its definition. Listen, you can write the definition of national income in 2 or 3 ways. Okay, so here I have written one more definition of national income which you can use to write if it is asked what is national income in your board examination for 1 mark. Okay, so here you can get the definition: the sum total of all the factor income. Okay, the sum total of all the factor income earned by normal residents of a country is national income. मतलब कि अगर हम सभी, मतलब जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन सभी लोगों का अगर हम फैक्टर इनकम जो भी उन्होंने फैक्टर इनकम अर्न किया है उन सभी फैक्टर इनकम को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम। और ये जो फैक्टर इनकम को सम करके जो हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, ये किस मेथड से निकालते हैं? हम लोग इनकम मेथड से निकालते हैं। याद रखिएगा, जब सभी फैक्टर इनकम को सम टोटल करके, जब सभी फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, इन सभी फैक्टर इनकम को हम लोग टोटल करके जब हम लोग नेशनल इनकम फाइंड करते हैं तो हमारा कौन सा मेथड हो जाता है? वो हमारा हो जाता है इनकम मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करता है फैक्टर इनकम क्या होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये कहा था कि फैक्टर इनकम आप मुझे बताएंगे फैक्टर इनकम क्या होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा कि फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम जो है चैप्टर 3 में भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आपको इजीली आप रिकॉल कर सकते हो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम बेसिकली प्रोवाइड किस लिए किया जाता था? फैक्टर इनकम इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हम प्रोवाइड करते थे तो उसके अगेंस्ट में हमको जो फैक्टर इनकम मिलती थी, उसके अगेंस्ट में हमको जो पेमेंट मिलता था, द पेमेंट्स लाइक व्हाट? द पेमेंट्स लाइक वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन चारों को जब हम सब टोटल कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? हमको मिल जाता है हमारा फैक्टर इनकम। तो बेसिकली द फैक्टर इनकम इज द सम टोटल ऑफ द 4 कंपोनेंट। व्हाट आर दे? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। Okay, I think so that with this you are able to recall the factor income, but you can say that in the income method there is further classification of factor income. Okay, here the factor incomes are of 3 types. ठीक है, क्योंकि हम जब इनकम मेथड के बारे में बात कर रहे हैं और हम जब फैक्टर पेमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि हमारी जो फैक्टर इनकम का क्लासिफिकेशन है इनकम मेथड में वो 3 टाइप से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब कि अगर एम्प्लॉय कहीं पे वर्क कर रहा है, अगर एम्प्लॉय कहीं पे वर्क कर रहा है तो उसको क्या क्या कंपनसेशन मिलता है, उसको क्या क्या प्रोवाइड करा जाता है। तो बेसिकली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आपके 5 वेरिएबल्स आते हैं, मतलब 5 कंपोनेंट्स आते हैं। मतलब कोई भी अगर वर्कर किसी कंपनी में वर्क कर रहा है तो उसको कंपनसेशन ही तो मिलता है। ठीक है, मतलब उसको उस वर्क करने के अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड मिलता है, जो प्राइस मिलता है, दैट इज नोन एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहे हैं तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं? इसके 5 पार्टिसिपेंट्स होते हैं या 5 वेरिएबल्स होते हैं। देखते हैं क्या। पहला वेरिएबल है आपका, चलिए मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सारे वेरिएबल्स को लिख देता हूँ। वेजेस इन कैश, सैलरीज ये भी इन कैश, फिर आप बोल सकते हो पेमेंट्स इन काइंड, फिर आपका आ जाएगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, फिर आपका आ जाता है और फिर हो जाता है आपका पेंशन ऑन रिटायरमेंट या रिटायरमेंट पेंशन बोल सकते हैं, पेंशन ऑन रिटायरमेंट के लिए होता है।
तो बेसिकली ये 5 आपके कंपोनेंट्स होते हैं किसके, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के। अगर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दिया है तो आपको ये 5 फैक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा। व्हाट आर दे? वेजेस इन कैश, सैलरीज इन कैश, पेमेंट्स इन काइंड्स, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड पेंशन और रिटायरमेंट। अब आप वेजेस के बारे में तो जानते ही हो। वेजेस आर द पेमेंट विच आर मेड ऑन रेगुलर बेसिस टू द डेली लेबर्स, whereas salaries are given on the monthly basis। फिर हम बात करते हैं पेमेंट्स इन काइंड। क्या है पेमेंट इन काइंड? जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने वर्कर्स को रहने के लिए हाउस प्रोवाइड करती हैं। जो क्या करती हैं, अपने वर्कर्स को रहने के लिए हाउस प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो हाउसिंग रेंट होता है, ये हाउसिंग रेंट जो है मतलब पे करने से जो एम्प्लॉई हो वो बच जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंपनी है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, वो हाउसिंग प्रोवाइड कर रही है और हर हाउस का एक रेंट होता है। जैसा कि हमने बात की थी कि हर हाउस का एक रेंटल वैल्यू होता है, तो यहाँ पे वो रेंटल वैल्यू से बच जाता है। तो यहाँ पे कंपनी एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड कर रही है, पेमेंट्स इन काइंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब कि जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है, जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है, तो उसमें जो है हाफ शेयर कंपनी का भी होता है, एम्प्लॉयर का भी होता है। तो एम्प्लॉयर जो पैसा एम्प्लॉय के नाम पे इस प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करता है उसको कहते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और लास्ट है आपका पेंशन और रिटायरमेंट। तो पेंशन ऑफ रिटायरमेंट आप इजीली रिलेट कर सकते हो। भाई एम्प्लॉई ने हमारे यहाँ काम किया है, तो जब वो रिटायर होगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको पेंशन मिलेगा। तो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जो रिटायर ही लेते हैं, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल के बाद जब उनकी एज हो जाती है, तो जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो उन पर जो कंपनी उनको जो एक हम बोल सकते हैं हेल्पिंग अमाउंट प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेंशन बोलते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आप याद रखिएगा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आपके 5 वेरिएबल्स जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। पहला क्या है वेजेस, दूसरा क्या है सैलरीज, तीसरा है पेमेंट्स इन काइंड्स, चौथा है आपका एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम और फिफ्थ है आपका पेंशन। ठीक है, पेंशन और रिटायरमेंट। तो ये 5 आपके कंपोनेंट्स होते हैं किसके, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो बेसिकली जब आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिल जाएगा तो आपका एक वेरिएबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, इसी के बगल में हम सेकंड और थर्ड कंपोनेंट भी देख लेंगे। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मैं बेसिकली दोनों को एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार। कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम और एक आपका हो जाएगा पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये आपका होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब इसमें आप प्लस क्या कर दोगे, इसमें आप प्लस कर दोगे आपका सेकंड वेरिएबल, और सेकंड वेरिएबल आपका होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस देखिए जिस तरह से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के हमारे पास 5 वेरिएबल्स थे, 5 पार्टिसिपेंट्स थे, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस के भी हमारे 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जैसा कि हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बारे में बात किया था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब क्या, कि अगर एम्प्लॉय कहीं पे वर्क करेगा तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है कि हमने ऑपरेटिंग सरप्लस जो है हम जनरेट कहाँ से करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस हम वहाँ से जनरेट करते हैं अगर हमने कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी जो है लगा रखी है बिजनेस पर्पस के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उससे हुआ जो प्रॉफिट होता है या उससे जो इनकम जनरेट होती है उसको हम लोग किसके अंडर में लेते हैं, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस के अंडर में लेते हैं। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो इसके भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। समझिए, इसके जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका होता है रेंट, एक आपका होता है इंटरेस्ट और एक आपका होता है प्रॉफिट। सो बेसिकली अगर आपके कस्टमर में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो ठीक है, ओके है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड कर सकते हो। और ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ से जनरेट होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस जनरेट होता है जब किसी इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी को जो है बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रखा है, इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज़ कर रखा है। देखिए जैसे कि मैं बात करूं कि ओनर ने अपने
लैंड को इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अपने एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी को इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगेन यहाँ पे प्रॉफिट को फिर से क्लासीफाई किया गया है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगेन रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तो है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको किसी कस्टम में प्रॉफिट भी नहीं दिया होगा, तो बिकॉज प्रॉफिट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज। ओके, प्रॉफिट को फिर से 3 कैटेगरीज में आपका डिवाइड किया गया है, और ये 3 कैटेगरीज आपकी क्या क्या है, तो एक है आपका डिविडेंड्स, फिर एक आपका है कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आपका एक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जिसको हम इसी जॉब बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो हम डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या, रिजर्व के नाम से जानते हैं, तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे हमको क्या मिल जाएगा, हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बेसिकली ये जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये आपका एक फ्लो चार्ट है इनकम मेथड का, तो इसको आप जो है अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और जैसा कि हमने बात करी थी कि 3 वेरिएबल्स होते हैं, तो 2 वेरिएबल हमने डिस्कस कर लिया, एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और एक ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हमारा जो तीसरा और वेरिएबल है वो है हमारा मिक्स्ड इनकम। क्या है, मिक्स्ड इनकम है। बेसिकली अब इसमें इसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं, इसका कोई डिफरेंट टाइप नहीं होगा। ये आपको क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो ये आपको डायरेक्टली मिक्स्ड इनकम करके दिया होगा। मिक्स्ड इनकम को थोड़ा सा डिफाइंड वे में समझिए। जब ओनर अपना प्रॉपर्टी, अपना लेबर, अपना कैपिटल, अपना एंटरप्रेन्योरशिप खुद यूज करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपने बिजनेस को सेटअप करके इनकम अर्न करने के लिए। जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, ग्रोसरी शॉप ओनर, ठीक है, ग्रोसरी शॉप ओनर ने जो है वो क्या कर रखा है, अपनी खुद की दुकान खोल रखी है उसने। ठीक है, अपना खुद का कैपिटल उसमें वो कर रखा है, खुद ही वो लेबर कर रहा है, तो बेसिकली वो सारे एक्टिविटीज को खुद ही परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे उसकी जो इनकम होगी वो ना ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में जाएगी, ना ही ऑपरेटिंग सरप्लस में जाएगी, वो किस में जाएगी, मिक्स इनकम में जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई इनकम जिसमें जो इंडिविजुअल है उसने अपना कैपिटल, अपना हम बोल सकते हैं लेबर, अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल खुद ही यूज कर रखा है इनकम अर्न करने को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इनकम बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो इन दोनों चीजों में जो भी प्रॉफिट हम कंसिडर नहीं करेंगे या इन दोनों पार्ट में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस में जो चीजें हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसको कहाँ कंसिडर कर लेंगे, मिक्स्ड इनकम में। ठीक है, सो दिस इज योर कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। लेकिन अगर आपने ये 3 ऐड कर लिया, ठीक है, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। देखिए क्या क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो अब ये तीनों अगर आपने ऐड कर लिया, इस फ्लो चार्ट को जरूर बना लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये तीनों को जब आप ऐड कर लोगे तो इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आपको एंड रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा एन, या बोल सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट विच कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम कॉमनली जानते हैं क्या, NDP-FC। NDP-FC, and as we all know what is the formula of national income, तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला है NDP-FC। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास NDP-FC है। सो हाउ वी कैन गेट द नेशनल इनकम, वी कैन इजीली गेट द नेशनल इनकम, दैट इज नेशनल इनकम, दैट इज यू कैन से दैट NDP-FC। कैसे फाइंड करेंगे, NDP-FC हमारे पास है, NDP-FC में हम क्या ऐड कर देंगे, देखिए हमारे पास क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो इस डोमेस्टिक को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, नेशनल में। तो इस डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
अब्रॉड। बेसिकली अगर हम NFIA को ऐड कर दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा मेरा नेशनल इनकम। तो ऐसे हम नेशनल इनकम निकाल देंगे और नेशनल इनकम निकालने का मतलब इनकम मेथड से NDPFC फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था हमारा, तो ये फॉर्मूला था हमारा यहाँ पे, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम दैट विल गिव यू NDPFC, एंड दैट NDPFC is when we add the NFIA in NDPFC we can get easily our national income. So this is all about the calculation part of our income method. Now moving forward, the second part of our this income method, that is what are the precautions that you have to take while estimating or while calculating the national income by income method. Okay, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। So moving forward with the precautions of this method, that is income method. So basically there are 9-10 precautions have been given in your textbook, but we have to discuss only the 6 precautions because that is enough from your बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर ये 6 प्रिकॉशन भी आप लोग याद रखते हो तो आपको जो है आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए अब एक एक करके इन सभी प्रिकॉशन को लोग देखते हैं क्या है। पहला प्रिकॉशन है ट्रांसफर अर्निंग इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। जो भी ट्रांसफर अर्निंग्स होते हैं, ट्रांसफर अर्निंग्स मतलब वन साइडेड पेमेंट्स, जैसे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, तो इस तरीके का जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स होता है, जो भी वन साइडेड पेमेंट्स होता है, इसको हम लोग इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड। जो भी इलीगल एक्टिविटीज जैसे गैम्बलिंग टाइप से जो भी इनकम अर्न किया जाता है, जो भी इलीगल एक्टिविटीज से जो भी इनकम अर्न किया जाता है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक है। फिर देखिए कमीशन अर्न ऑन सेकंड हैंड सेल ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड, मतलब अगर सेकंड हैंड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स हो रहा है तो उस पर अगर कोई बंदा कमीशन अर्न कर रहा है तो उस कमीशन को हम काउंट करेंगे, क्योंकि वो उसकी इनकम है, उसने सर्विस प्रोवाइड करी है, इसलिए उसने वो इनकम अर्न करी है, तो इसलिए हम उसको इंक्लूड करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट है ब्रोकरेज ऑन सेल परचेज ऑफ शेयर बॉन्ड्स आर इंक्लूडेड। अगेन सेम थिंग, जो ब्रोकरेज किसी पर्सन को मिलती है ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर्स एंड बॉन्ड्स, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन योर नेशनल इनकम। नेक्स्ट है आपका इनकम ऑन विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स से अगर कोई आपको इनकम अर्न हुआ है तो उस इनकम को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अब विंडफॉल गेन्स मतलब समझिए अचानक से, ठीक है, अचानक से अगर कोई आपका इनकम अर्न हुआ है, गेन हुआ है, तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं विनिंग ऑफ लॉटरीज, ठीक है। लॉटरी से अगर कोई पैसा मतलब हम जीते हैं तो ये हमारा विंडफॉल गेन में आएगा और इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो लास्ट है इनकम टैक्स पेड इज नॉट इंक्लूडेड। अगर इनकम टैक्स पेड है, अगर एम्प्लॉइज ने इनकम टैक्स पे कर दिया है तो हम लोग इनकम टैक्स को जो है इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा और हम ब्रॉड कर लेते हैं। इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉइज, ठीक है, बाय एम्प्लॉइज, ठीक है, मतलब एम्प्लॉइज ने जो भी इनकम टैक्स पे किया है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और उसको हम लोग किसने इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हम इसकी इनकम को इंक्लूड कर चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉइज को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बेसिकली दीज आर द 6 प्रिकॉशंस of income method, and here your income method ends. Okay, so in my next video lecture I will discuss the last method of calculation of national income, and that is expenditure method, and after that lecture we will discuss few numericals over here. Okay, so till then stay home, stay safe, God bless you all, and if you have any problem or any doubt or you want any improvement in this video lecture, so let me know. Okay, so thank you all, stay home, stay safe.